गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आरबीआई ग्रेड बी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस सेशन में हम उनके तमाम बिंदुओं को हम समझेंगे। आरबीआई ग्रेड बी के ये तमाम पहलू जो हमें समझने चाहिए, जानने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातें हों या फिर एज क्राइटेरिया की बातें हों या फिर वो बातें हों सिलेबस की, बिकॉज सिलेबस को जानना आरबीआई ग्रेड बी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम में अगर देखा जाए, बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है ये, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है ये। और क्योंकि इसे हम कहीं ना कहीं यूपीएससी से रिलेट कर रहे होते हैं। बहुत ऐसे एस्पिरेंट भी इस एग्जामिनेशन को लिख रहे होते हैं जो अलग अलग पीसीएस या यूपीएससी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी 2023 में क्या बदलाव है या फिर क्या एड ऑन्स हैं? तो बदलाव तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि फेज 2 के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस, मतलब या फिर एड ऑन्स देखने को मिले हैं। चेंजेस नहीं कहेंगे, हम एड ऑन कह सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हटाई भी गई हैं फेज 2 में से और कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। मतलब ऐड ऑन करने वाले जो पॉइंटर्स हैं वो ज़्यादा हैं। दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। सो व्हाट आर द पॉइंटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन इज लाइक पोस्ट डिटेल्स को प्रॉपर्ली हम समझेंगे, क्वालिफिकेशन में परसेंटेज का क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस प्रॉपर्ली समझेंगे हम फेज 1 फेज 2 का। बाकी स्ट्रेटजी में भी चर्चा करेंगे, सैलरी और लाइफ कैसी रहती है आरबीआई ग्रेड बी की वो समझेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सैलरी और लाइफ बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ प्रीवियस कट ऑफ को समझेंगे वैकेंसी के साथ रिलेट करते हुए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, समझते गए करके पॉइंटर्स को। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कितनी है? तो 291 टोटल, अगर सबको जोड़ा जाए तो। आरबीआई ग्रेड बी का इंडिविजुअली अगर देखें तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमारे पास जो जर्नलिस्ट है उसका जो पोस्ट है वो 222 है, लेकिन बाकी के 2 पोस्ट ऐड करने के साथ ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हुआ था 291 एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं इस एग्जामिनेशन की कि आखिर क्या क्या है इस बार के। इस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफ कोर्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 291। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आज से शुरू होगा, दैट मीन्स कि 9 मई 2023 से। और ये कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप? तो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट आपका 9 जून है। बट आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट हु आर गोइंग टू राइट दिस एग्जामिनेशन, प्लीज फॉर्म को इनिशियल 2-4 दिन के अंदर भर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेट मत भरिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी में भी नहीं भरना है। सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद जरूर फॉर्म फिल कर दें। आप इनिशियल फर्स्ट वीक के अंदर ही फॉर्म फिल कर दिया करें, किसी भी एग्जामिनेशन का ऐसा ही किया करें। नाउ एग्जामिनेशन का लेवल क्या है? ऑफ कोर्स ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। इसके प्रोसेस जो है वो 3 फेजेस में होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, जिसे हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी कह सकते हैं। बिकॉज प्रीलिम्स जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का हुआ करता है। कैटेगरी ऑफ कोर्स बैंक जॉब है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है rbi.org.in। सो ये आपका एक ओवरव्यू है। एक बार समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो वी हैव फेज 1 एंड फेज 2 इन जर्नलिस्ट सेगमेंट। दैट मीन्स इफ विल टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट, we have 2 phases officially, like phase 1 and phase 2. We have 2 phases, phase 1, phase 2. Online examination is on 9th July. ये भी अब डिक्लेयर्ड है एज पर द नोटिफिकेशन। ये 9th जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है। एंड पेपर जो आपका फेज 2 है उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो 30 जुलाई को होने वाला है। दैट मीन्स कि अगर हम फेज 1 से लेके फेज 2 के गैप की अगर बात करें तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 20 डेज गैप, 21 डेज गैप, बिकॉज सेम ही मंथ में दोनों ही एग्जामिनेशन है। दैट मीन्स कि इस बार फेज 1 के बाद बहुत ज्यादा गैप नहीं दिया गया फेज 2 में, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आपके नोटिफिकेशन से फेज 1 में ठीक ठाक गैप दिया गया है। ठीक है, बाकी हमारे पास सेकंड पोस्ट, ये हमारे पास सबसे जो हैवी वैकेंसी कैरी करता है आरबीआई ग्रेड बी, वो हमेशा इस वाले पोस्ट पे करता है, जर्नलिस्ट के पोस्ट पे। देन वी हैव ऑफिसर इन ग्रेड बी डीईपीआर। ये आपके पास जो इसकी जो वैकेंसी है उसको भी दिखाएंगे आपको हम। आई थिंक 30s में कुछ वैकेंसी इस चीज़ का है। और डीएसआईएम ये भी ग्रेड बी के अंदर ही आता है। ये 3 वैकेंसीज हर साल आरबीआई ग्रेड बी के तौर पर आपको एक सामने डिक्लेयर किया जाता है। इसके एग्जाम फेज की बात करें तो वी हैव फेज 1 दैट इज पेपर 1, पेपर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16 जुलाई को होने वाला है। इसका एग्जाम डेट डिफरेंट है। अगर हम फेज 2 की बात करें तो पेपर 1, पेपर 2 रिटन है हमारे पास। पेपर 1, पेपर 2 रिटन एग्जामिनेशन है जो सितंबर 2 को है। तो यहां से हमारे पास थोड़ा सा गैप दिया गया है पेपर 2 को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डीएसआईएम। आई वाज टॉकिंग अबाउट डीईपीआर राइट नाउ। अब हम डीएसआईएम के बारे में बात करते हैं। यहां पर फेज 1 एंड फेज 1 हमारे पास जो है पेपर 1 उसका वो आपका 16 जुलाई को है। दैट मीन्स कि डीईपीआर एंड डीएसआईएम ये दोनों पेपर जो है वो इसके जो फेज 1 है वो सेम ही डेट पे दिए जा रहे हैं, 16 जुलाई को। लेकिन जो फेज 2 है आपके डीईपीआर का वो सितंबर 2 को है। लेकिन जैसे हम डीएसआईएम की बात करते हैं इसका फेज 2 जो है आपका 19 अगस्त को है।
सो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 होगा, उसका फेज 2 भी हो जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं इसके फेज 1 के बाद आपका ये इसके फेज 1 हो रहे होंगे, लेकिन उसके बाद फेज 2 सबसे पहले होगा आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट का, फिर आरबीआई ग्रेड बी डीएसआईएम का, फिर डीईपीआर का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए आप सभी को। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है मई 9 से लेके जून, मतलब कि 9th, दैट इज पूरे 30 दिन का वक्त दिया गया है आपको इस नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म फिल करने का वक्त। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आवश्यकता है ये जानने की कि भाई साहब वैकेंसी कितनी है और कैसे फाइट करना होगा, इसके बारे में भी समझाएंगे आपको मैं स्ट्रेटेजी वाले एरिया में भी जाके। तो आप देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि जर्नलिस्ट के जो पार्ट में है ना 222 वैकेंसी है यहाँ पर, 222 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे हैं। Then after if we'll move forward towards DEPR, we can find that I said कि 30s में कुछ वैकेंसी यहाँ पर है, तो यहाँ पे 38 वैकेंसी यहाँ पे टोटल दिख रहा है। एंड DSIM का भी 30s में वैकेंसी है, यहाँ पे 31 दिख रहा है। दैट मीन्स अगर सम टोटल किया जाए तो इट विल बी 291 टोटल वैकेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट 2 years। बहुत कम नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमी है। मैं कह सकता हूँ 40-50 वैकेंसी की कमी कह सकते हैं, 30-40 वैकेंसी की कमी, हाँ 30 से 40 वैकेंसी कमी है टोटल में देखा जाए तो लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में। सो लास्ट 2 years के रेस्पेक्ट में, तो पिछले 2 साल में हम देखें तो 300 के आसपास वैकेंसी थी, 300 प्लस वैकेंसीज। बाकी हम अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातें करेंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें, वो बहुत ध्यान से सुनिए समझिए आप सभी लोग, और उसको देखिएगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो एक बार फाइट में जरूर आना चाहिए आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि यार कितने पैसे मिलेंगे अगर हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो पैसे को सब कुछ यहाँ पढ़िए आप कि पे स्केल क्या है, तो 55,200 पर मंथ का आपका बेसिक पे है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे नजर आएगी आपको कि साहब इनिशियल सैलरी ही लाखों में है, मतलब कि 1,16,000, जो पिछले साल थोड़ा कम था लेकिन इस बार 1,16,914, दैट मीन्स 1,17,000 कह लीजिए आप, ये आपका इनिशियल सैलरी है। आगे चल के सैलरी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा ये आप भी समझते हैं। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन में जो सैलरी है उसके अलावा जो हमारे पास पर्क्स हैं, जो अलाउंसेज हैं, वो और भी टू द मतलब टॉप लेवल अलाउंसेज यहाँ मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये तो आपको चलो इन हैंड मिल रहा है आपको इतना सारा, ठीक है। लेकिन इस जगह पे पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी मजबूत होगा, बिकॉज आपके साथ जो फाइट कर रहे होंगे लोग वो सभी इस सैलरी को चाह रहे होंगे अपना बनाना। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम एज रिलेक्शन की बातें कर लें कि भाई कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या एज रिलेक्सेशन यहाँ पर है, एज लिमिट एंड रिलेक्सेशन दोनों की बातें कर लेते हैं एक बार। सो आरबीआई ग्रेड बी एज लिमिट एज ऑन 1 मई 2023, दैट मीन्स कि अगर आप 1 मई 2023 को आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 21 साल की उम्र अगर मिनिमम आप कैरी करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी है, आगे बताऊंगा मैं उसे, लेकिन उम्र की अगर बात करें तो 21 साल आपका मिनिमम है कि आप एक मिनिमम बेस जो होता है लोअर लिमिट वो 21 साल है, और मैक्सिमम लिमिट हमारे पास क्या है 30 ईयर्स है। और ये कैलकुलेशन किसके आधार पे करेंगे आप 1 मई 2023 के आधार पे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये जो मैंने बातें करी है 21 लोअर लिमिट एंड 30 इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट सभी कैटेगरीज के लिए कॉमन रहता है हमेशा, लेकिन अपर लिमिट में ये जो 30 ईयर्स बताया जा रहा है ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन उसके बाद जब SC ST OBC की बातें करते हैं तो वहां पे जैसे कि OBC में +3 ईयर्स ऐड हो जाता है, SC ST में 5 ईयर्स ऐड हो जाता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसका टेबल आपको चार्ट यहां नजर आ रहा है, आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से आप एड ऑन्स काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एज क्राइटेरिया, और यू कैन से कि आपका एज आप उसमें फॉल कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1 मई 2023 के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन करें। आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातें करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए तो इस एग्जामिनेशन में ये इकलौता बैंक एग्जामिनेशन है जहां पे परसेंटेज का बार रखा जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, इनका अपना एक मापदंड है। उसमें इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि भाई साहब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन तो चलेगा, आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आपके 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन में, और ये ग्रेजुएशन भी कब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 मई 2023 तक आप ग्रेजुएट अगर हैं और 21 साल की उम्र आप कैरी करते हैं तो आप फॉर्म फिल करने में एलिजिबल हैं। आराम से फॉर्म फिल कीजिए, पढ़ाई कीजिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। सो मिनिमम 60% का बार यहाँ पे रखा गया है, और लेकिन 50% फॉर SC ST PWBD, दैट मीन्स कि अगर OBC और EWS में भी आते हैं तो आपको 60% दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके 50% मार्क्स भी ग्रेजुएशन में चलेगा। दैट मीन्स अगर 50% मार्क्स अगर SC ST में तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात और भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स, मतलब अगर आप
जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से में आते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 55% कैरी करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। मतलब ये कि अगर आप ग्रेजुएशन में मान लो आपके 50% हैं, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% या उससे अधिक हैं, अगर आपने पीजी कर रखा है तो आपका वो आप सर्टिफिकेट के आधार पे आप एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 55% या उससे अधिक है तो आप दे सकते हैं, यहां अगर कम भी है तो ग्रेजुएशन में। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे एक बात मेंशन किया गया है, पास मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बीडी एप्लीकेंट्स। दैट मींस कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई अगर एससी एसटी कैटेगरी में फॉल करने वाला एस्पिरेंट है या फिर पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आता है, तो अगर सिर्फ पास भी हो रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ऑफकोर्स वो एलिजिबल है, मतलब उनके लिए कोई परसेंटेज बार नहीं रखा गया है। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर एक्चुअली टारगेटिंग आरबीआई ग्रेड बी, who are willing to write this examination. This is a highly important point. Now we'll have some note here. Note में कहा गया, as any such full-time courses from recognized university or institute that is taken after class 12th and is at least 3 years duration, candidates possessing professional or technical qualification which are recognized by the government as equivalent to professional and technical graduation will be eligible for admission to the test, examination test. ठीक है, candidates who have passed the final examination of for membership of the institution of chartered accountant for India may also apply for the test. That means कि CA की अगर फाइनल एग्जामिनेशन अगर पास कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, ये बात भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। So this was a really important thing for everyone who are targeting this examination RBI grade B. Let's move forward towards the rest of the thing, because I was talking about the journalists eligibility criteria right now. अभी जो journalist post जो हमारे पास है, जो जिसकी वैकेंसी 222 है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे फिलहाल अभी हम। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के 2 पोस्ट को और भी ऑब्जर्व करते हैं। So we have second post that is DEPR. इसमें हमारे पास जो essential qualification की डिमांड की गई है वो है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स, quantitative economics and mathematical economics with 55% marks or equivalent in aggregate of all the semesters oblique years from a recognized Indian or foreign university oblique institute. That means कि अगर आप यहाँ पे अगर DEPR के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं अगर इस पोस्ट के लिए, तो ग्रेजुएशन नहीं चलेगा यहाँ पर। टू द पॉइंट अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो अब मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट बताया गया उस स्ट्रीम में आप मास्टर्स डिग्री कैरी करनी चाहिए। साथ ही साथ यू मस्ट हैव 55% मार्क्स इन दैट स्ट्रीम इन दैट पोस्ट ग्रेजुएशन और यू कैन से मास्टर्स। और ये हमारे पास सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी की बात नहीं की गई है, जबकि यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी की बातें भी की गई हैं। दैट मीन्स अगर आप कहीं और से मास्टर्स कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, DEPR के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड बताया गया PGDM MBA फाइनेंस विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट, दे आर आल्सो एलिजिबल हियर। मतलब अगर 55% मार्क के साथ आपने MBA कर रखा है, PGDM कर रखा है, MBA फाइनेंस कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर फॉर DEPR एज वेल। बाकी भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं गिवन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है वैसे मोस्ट ऑफ द चीजें। आगे बढ़ते हैं, एक और पोस्ट हमारे पास है दैट इज DSIM। मतलब यहां से एक बात तो समझ में आ रहा है कि यार एक एस्पिरेंट 2 फॉर्म तो भर सकता है मुझे लगता है, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए और बाकी इन दोनों में तो एक ही भर सकता है कोई, बिकॉज इनका एग्जामिनेशन सेम डेट पे है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, यहां पे बताया गया मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम IIT खड़गपुर। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि अगर आपने IIT खड़गपुर से आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं, मास्टर्स डिग्री ले रखी हैं स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं DSIM के लिए। दैट मींस पहले ही से क्लियरिटी दे रखा है इन्होंने। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम IIT बॉम्बे। अब ये IIT बॉम्बे में क्या अगर कर रखा है तो आपने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम IIT बॉम्बे कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल, बट यू मस्ट हैव दैट 55% मार्क्स इन दैट मास्टर्स। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ठीक है ना, दैट मास्टर्स डिग्री मस्ट हैव 55% मार्क्स हियर। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसको भी और भी आप बाकी पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्ली, सारे एलेबोरेशंस में यहाँ पे करते जा रहा हूँ, लेकिन कुछ हाइलाइट्स दे रहा हूँ जानबूझ के और बाकी चीजें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्ली, बिकॉज सारा वर्ड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही निकाल के आपको दिया जा रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न, कि आखिर पूरे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है। बिकॉज हमारे पास जो बताया गया इनिशियली हमने जो ओवरव्यू दिया वहां बताया मैंने आपको कि हमारे पास फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू हमारे पास है। दैट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है। सो लेट्स रीड दिस एरिया। हमारे पास यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 3 phases, फेज 1, फेज 2 दैट इज मेंस एंड इंटरव्यू। ये हमारे पास प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू हमारे पास ऐसा सेगमेंट है जहां के मार्क्स आपको क्वालिफाई कराने में हेल्प करेंगे।
अल्टीमेट रिजल्ट के लिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑल थ्री phases to get a confirmed post as a grade B officer in the Reserve Bank of India. The final merit list will be based on the candidate's performance in the mains and interview round. यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंटरव्यू राउंड, उससे पहले हमारे पास जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके एग्रीगेट काउंट होंगे आपके मेरिट लिस्ट के लिए। So RBI Grade B exam number of attempts की बात अगर करें तो we have 6 attempts for this RBI Grade B examination that is mentioned here for the general candidate. For SC, ST, OBC, PWD candidates no bar for number of attempts. यहाँ पे number of attempts के लिए बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी बार नहीं रखा गया है। Let's talk about let's elaborate the phase 1 examination. मैं समझ लिया कि तीन phases हमारे पास हैं। We have phase 1, phase 2 and phase 3 that is mains. अब फेज 1 को एलैबोरेट करते हैं, इस तरह से हम फेज 2 को भी एलैबोरेट करेंगे और फेज 2 में जो चेंजेस हैं या फिर यू कैन से कि एड ऑन्स हैं उसको भी समझेंगे हम लोग। सो जनरल अवेयरनेस हमारे पास एक सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, 4 सब्जेक्ट वही है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2022 या 2021 में जो सब्जेक्ट हुआ करते थे एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट है, उसके बाइफिकेशंस भी वैसे ही है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाइफिकेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन वो वर्ड्स के जरिए वो बाइफिकेशन प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। क्लियर है? यहाँ पे 80 क्वेश्चन मिलता है आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, 80 मार्क्स और 25 मिनट्स का टाइम। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में टाइम बहुत मैटर करेगा कि टाइम कम दिया गया है। क्वांट्स में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 25 मिनट्स टाइम, बिकॉज ये पेपर जो होता है ये बाकी के बैंक एग्जाम्स के मेंस के लेवल पे इसका फेज 1 हुआ करता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय का, अगर यहाँ 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चन है तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है। वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज वेयर वी हैव 30 मिनट्स एंड ऑफ कोर्स 30 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चन। फॉर रीजनिंग इफ विल टॉक अबाउट हियर वी हैव 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। Again we are talking about this pattern which actually resembles with the IPS PO mains examination, 45 minutes or 60 questions. ठीक है ना? टोटल हमारे पास 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट अगर हम सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा अपने को। यहाँ से एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी दिख रही है उसके आधार पे जो टारगेट आपको रखना चाहिए दैट टारगेट मस्ट बी नियर बाई 100। ये आपको टारगेट जो करना पड़ेगा नियर बाई 100 टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आप फेज 1 क्वालिफाई करने वाले हैं। दैट इज अ क्लियर थिंग। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, जैसे एक बच्चे का आ रहा है आई एम नॉट एलिजिबल बिकॉज आई एम BA हिस्ट्री। गलत समझ रहे हैं आप ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखे हैं, आप एलिजिबल हैं। आपके पास बस 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसने कहीं नहीं बोला कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वाज फेज 1। अब हम बात करते हैं फेज 2 के एग्जाम पैटर्न की। फेज 2 क्या पूछने वाला है आपसे और फेज 2 में क्या क्या एड ऑन्स है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम अभी आपसे। सो हमारे पास अगर फेज 2 की बात करें तो वी हैव पेपर 1 जहां पे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक हमारे पास 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये पिछले साल भी ऐसा ही था, कुछ भी बदलाव पैटर्न में नहीं है, इसके अंदर सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव हैं। तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास होंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। आई विल एलेबोरेट यू पीपल कि आखिर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेशन भी है, ध्यान रखिएगा। 50% क्वेश्चन अगर बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव, दैट मींस दे विल आस्क यू 30 क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पे। इधर आपके पास 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके एलैबोरेशन को आप आगे ऑब्जर्व कर पाएंगे। देन वी हैव, अगर बाइफिकेशन ऑफ मिनट्स टाइम की बात करें तो वी हैव 30 मिनट्स विल बी गिवन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 90 मिनट गिवन फॉर द डिस्क्रिप्टिव टाइप सेगमेंट। यहां देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे @ से इन्होंने सिंबल कर दे रखा है ताकि वो आगे चल के एलैबोरेट करेंगे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया यहाँ पर क्या है। 50% ऑब्जेक्टिव दैट मींस 30 क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव में 66 क्वेश्चन होंगे जहां पे 6 क्वेश्चन में से 4 आपको आंसर करने होंगे एंड फॉर दैट यू हैव 90 मिनट इन टोटल। ठीक है, बाकी इसके जो मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा वो आपके पास 50-50 होगा। ठीक है ना? पेपर 2 की बातें कर लेते हैं। ऑफ कोर्स पेपर 2 इज वेरी क्लियर। इंग्लिश राइटिंग स्किल हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ऐसा बताया गया है। बाकी जो टोटल टाइम दिया जाएगा आपको यहाँ पर वो 90 मिनट दिया जाएगा और 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। टोटल वैल्यू इसका 100 मार्क्स होगा। फेज 2 को बहुत ध्यान से समझिए बिकॉज आपके सिलेक्शन में यही मैटर करेगा, बिकॉज आपका जो मेरिट तैयार होगा ना वो यही बारीकियां समझ में आएंगी तो आप क्लियर रहेंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन 90 मिनट 100 मार्क्स इसका रहेगा। सो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के लिए इंग्लिश के लिए मतलब यहाँ पे लेटर ऐसे चीजें रहेंगी आपके सामने। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 3 ऑफ फेज 2। फेज 2 में हमारे पास थर्ड पेपर क्या रहने वाला है? जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। यहाँ फिर से हमारे पास बाइफिकेटेड सेगमेंट है। एक हमारे पास है 50% ऑब्जेक्टिव टाइप, अगेन विल सी हियर 30 क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में हमारे पास आई थिंक अगेन हमारे पास क्या रहेगा? 6 क्वेश्चन। आउट ऑफ दैट 6 क्वेश्चन वी नीड टू आंसर 4 क्वेश्चन। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ऑफ कोर्स जैसे ही जिक्र होता है डिस्क्रिप्टिव तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कह दिया है विल बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। दैट मींस आपको कंप्यूटर पे ही सिस्टम पे लिखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस चीज के लिए
और यहाँ पे भी इसमें फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चन को इन्होंने @ से सिंबल कर रखा है नोटिफिकेशन में, लेकिन अब मैं आपको समझा दिया बिकॉज ये भी आगे चल के समझा ही देंगे आपको। अगेन यहाँ पे बाइफिकेशन ऑफ जो मार्क्स है वो बराबर कर दिया गया है, 50 मार्क्स इसका 50 मार्क्स इसका, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का 50-50 मार्क्स है। यहाँ पे देखिए @ तो यहाँ मैंने @ को इन्होंने एलेबोरेट कर रखा है कि @ का मतलब क्या है। फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स। For the objective question, some question carrying 2 marks each and some question carrying 1 marks each. इसमें भी हम एक कयास लगा सकते हैं कि यार अगर 30 क्वेश्चन में 50 मार्क्स दे रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, कुछ क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि यार 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके लिए 2 मार्क्स होगा और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके लिए 1 मार्क्स होगा, ताकि पेपर भी थोड़ा सा हैवी बने। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 ऑफ 15 मार्क्स एंड ऑफ कोर्स 2 विल बी ऑफ 10 मार्क्स। 2 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 15-15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए 10-10 मार्क्स से आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। दैट्स ऑल। इसी हमारा था फेज 2 का एग्जाम पैटर्न। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में कुछ खास बताने की आवश्यकता तो है नहीं, सब जानते हैं इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज टेस्ट भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरव्यू के हमारा स्कोर जो होंगे मार्क्स कितने हैं, इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स। ये आपके लिए हाईलाइट करने वाला पॉइंट है कि इंटरव्यू का जो स्कोर है वो 75 मार्क्स है, जो आपके लिए बाद में हेल्प करेगा एग्रीगेट आपको समझने में, ठीक है ना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम एलेबोरेट करते हैं आपको फेज 2 का सिलेबस, बिकॉज फेज 2 का सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। पेपर 1 को समझते हैं सबसे पहले। वी हैव पेपर 1। पेपर 1 हमारे पास जो है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सिलेबस को समझिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स टू ऑब्जर्व दिस सेगमेंट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हटाई गई हैं, लेकिन ज्यादा चीजें ऐड की गई हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे हमारे पास पेपर 1 को हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, ESI। बहुत कॉमन टर्म है ये, बहुत सारे एग्जाम्स पूछा करती है इसमें। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट सेगमेंट आपको दिख रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल हूबहू पिछले साल की तरह है। इंडियन इकोनॉमी, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इस सेगमेंट को गौर से देखिए। यहां पे कुछ चीजें हटाई गई हैं, मतलब ऐसी चीजें हटाई गई हैं जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल सेक्टर। ये 3 सेगमेंट यहां पर एलेबोरेटेड थी 2022 के नोटिफिकेशन में। अभी आप नोटिस करेंगे तो वो चीजें यहां के बाद हट गई हैं, लेकिन वो जो चीजें हटाई गई हैं वो थोड़े से करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस ESIC पेपर में से थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजों का हल्का सा जो इंक्लिनेशन था वो थोड़ा कम हो सकता है। That will be the thing, ठीक है ना, क्लियर है। सो ये हमारे पास एक चीज था जो हम पॉइंटर है, जहां से हम यहां स्टार मार्क कर दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। यहां से थोड़ी सी चीजें हटाई गई हैं, लेकिन इसके बाद जो भी सेगमेंट है वहां पे एड ऑन्स हुए हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास है। पेपर 2 तो पता ही है आपको, पेपर 2 आपको डिस्कस कर लिया हमने, राइटिंग स्किल यहां पे है, दैट मींस कि आपको लिखना है कीबोर्ड पे। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 3। पेपर 3 में यहां पर एड ऑन्स देखे जाएंगे, ठीक है ना। जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इस सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा एड ऑन। जो आपको येलो कलर से मार्क दिख रहा है पॉइंटर्स 4, 5, 6, 7, ये बिल्कुल नई चीजें हैं जो ऐड की गई हैं। दिस इज द एड ऑन। ये क्या है आपके लिए, ये एड ऑन्स हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपके एड ऑन्स हैं। ये पिछले आपके जो नोटिफिकेशन है, जो पिछला सिलेबस डिक्लेयर किया गया था उसमें ये चीजें नहीं थी, इस बार ये चीजें एड ऑन की गई हैं। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ये चीजें आएंगी। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ RBI, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट लाइक SEDB, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB, NBFID, etc. After that, this is the thing which is added this side. Recent developments in global financial system and its impact on Indian financial system. पहले क्या था ना, पहले अगर देखें पिछले साल की अगर बात करें हम लोग, तो पिछले बार क्या था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे पिछले बार जो चीज़ें ऐड की गई थी, यहाँ पे जो इसके जगह पर रिसेंट डेवलपमेंट में क्या था पिछले बार, लेट मी टेल यू। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007, 2008 एंड इंडियन रेस्पॉन्स, ये टाइटल था पिछले बार। इस बार यहां रिसेंट डेवलपमेंट में क्या, इसमें क्या लिख दिएगा, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसको सब बदल दिया, पहले से स्पेसिफाइड था कि भैया 2007 और 2008 के हिसाब से ही चलेंगी ये चीजें, ठीक है ना। बाकी हमारे पास नेक्स्ट 5 जो हमारे पास पॉइंट है, ये है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंस। ऑफ कोर्स ये जरूरी है जानना। नॉन बैंकिंग सिस्टम एंड डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, ये चीजें ऐड की गई हैं इस बार, पहले ये चीजें नहीं थी, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास बी में कोई बदलाव नहीं है, बी में सब कुछ ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, दैट्स ऑल।
हाँ, यहां पे हमारे पास जब जनरल टॉपिक्स की बातें करते हैं, इसको आप नोट डाउन यहां पे देख सकते हैं, दीज आर द टॉपिक्स जो कि प्रॉपर्ली पॉइंटर्स के तौर पर बनाया गया है, 1 2 3 4। आप अगर प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन कर रखें और पढ़ें तो बहुत बहुत हेल्प मिलेगा कि ऐसे पढ़ाई करनी है अपने को, यहां पे फोकस करना है। यहां पे जो 8th पार्ट है ना, ये आपका एड ऑन है। एड ऑन के तौर पर यहां पर अगर देखें तो हमारे पास सी सेगमेंट जो आपका दिख रहा है, जनरल टॉपिक्स, यहां पर एक एड ऑन है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 2000 आई थिंक 17 से पहले ही चीजें आया करती थी आरबीआई ग्रेड बी की परीक्षाओं में। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम 2017 में लास्ट देखा गया था, या 17 से पहले, मतलब 17 से पहले ये चीजें थी, ऑलरेडी थी यहां पे आपकी ग्रेड बी के इस सिलेबस में। बट अभी यहां पे 2023 में फिर से एड ऑन के तौर पर लाया गया है इस सेगमेंट को, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैलेंस शीट वगैरह जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये आपका जो फेज 2 का सिलेबस है ये भी आपके लिए बहुत क्लियर है। मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में कुछ भी बदलाव नहीं है, सब सेम है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये आपके डीईपीआर का एग्जाम पैटर्न है, एक बार इसे भी समझ लीजिएगा। जो भी डीईपीआर के लिए जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए चीज़ें हैं, ठीक है ना। और आई होप ये आपके पास डीएसआईएम का एग्जाम पैटर्न है। सो लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ्स, बिकॉज इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू डिस्कस अबाउट द कट ऑफ एज वेल, बिकॉज ये बहुत 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 अच्छा समझना जरूरी है, ताकि हम एग्जामिनेशन को सही रणनीति के तहत हम अप्रोच करें और उसे क्वालिफाई करें। 2022, 2021 और 2019 इस बार की जो नंबर ऑफ वैकेंसी, बिकॉज आपके जो कट ऑफ होते हैं उसका 2 मापदंड होता है, उसकी 2 चीजें होती हैं जो कसूरवार होती हैं, 2 कंपोनेंट के होते हैं उसके लिए। दैट इज, कसूरवार नहीं बोल सकते, 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि 2022, 21 और 19 के पेपर कट ऑफ को देखें तो 22 और 21 जो है लगभग सिमिलर दिख रहा है, और आपका 19 और 18 भी आसपास दिख रहा है। 18 दिखाई नहीं दे रहा आपको, मुझे याद है 18 का कट ऑफ, वो भी 100+ में था, 108, 110 ऐसा कुछ था, तो वो भी थोड़ा सिमिलर ही दिख रहा है। ठीक है ना, ये क्यों है? बिकॉज 2 चीजें यहाँ इंपैक्ट करती हैं। एक तो भाई पेपर का क्या लेवल रहा है, और सेकंड चीज जो होता है इसमें वो होता है आपका कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी के टर्म में अगर बात करें तो 2022 और 21 का जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो लगभग सेम रहा है। आपके 19 का वैकेंसी जो था वो 199 था, यहाँ पे 300+, वहाँ 199। दैट मींस ऑफ कोर्स वैकेंसी यहाँ कम है तो कट ऑफ बढ़ेगी। इस बार 199 की जगह पे 291 है, लेकिन 300+ में नहीं है जो इस बार था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पेपर का मिजाज वैसा ही रहा तो वी कैन इजीली से दैट कि थोड़ा कट ऑफ जो है इससे ऊपर तो जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने 100 बोला है कि 100 शुड बी द टारगेट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट टारगेटिंग आरबीआई ग्रेड बी 2023। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी, हाउ टू टैकल दिस एग्जामिनेशन। क्या करना चाहिए तो इस एग्जामिनेशन को, और कौन कौन से लोगों को इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। देखो, स्ट्रेटेजी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि जो भी एस्पिरेंट बिल्कुल फ्रेशर है अभी सिलेबस में, मतलब बैंकिंग प्रिपरेशन में, उसे ये फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। किसे करना चाहिए, मतलब किसे करना ही चाहिए, करना नहीं चाहिए, किसे करना ही चाहिए, ये समझिएगा। अभी देखो 2 तरह के कैंडिडेट होंगे, अभी यहां पर जो एस्पिरेंट होंगे वो 2 तरह के होंगे। ठीक है ना, एक एस्पिरेंट होंगे जिनका कि फेज 1 उतना अच्छा तैयार नहीं होगा, जानते होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फेज 2 उनका तैयार होगा। ये मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं, वो एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट है अपने प्रिपरेशन को लेकर, उनका टारगेट है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी फोड़ना है, उस टाइप से। तो हो सकता है उनका आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 का सिलेबस को पढ़े हों, वो फेज 1 अभी बहुत ज्यादा कमांड ना किए हों, ठीक है, एप्टीट्यूड है, कर लेंगे इस टाइप से। और सेकंड एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो प्रॉपर्ली बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और फलाना अलग अलग बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। उनके एप्टीट्यूड सेगमेंट में उनका पकड़ ठीक है, उनका फेज 1 जो है, उनका जो फेज 1 है वो ओके है, मतलब उनको नॉलेज है फेज 1 क्या है, उनके क्वेश्चंस को जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, वो जी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, उनका फेज 1 ओके है। लेकिन उनका फेज 2 बिल्कुल डब्बा गुल है, फेज 2 एकदम डब्बा गुल है उनका, खत्म। दैट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे, इनका ये गड़बड़, ये अच्छा होगा, इस पे ज्यादा पकड़ बना चुके हैं, इस पे ओके ओके होगा, उसकी इस बच्चे का ये ओके ओके होगा, ये बिल्कुल गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ, ऐसा हो सकता है। ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट ही होंगे इसमें, जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल मैं बोलूंगा कि यार प्लीज, अगर जांचना ऐसे देखना है तो फॉर्म भरो, लेकिन मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते हो, फेज 1 के लिए फाइट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब सा होगा बात करना। लेकिन यहां पे जो 2 स्टूडेंट की कैटेगरी में बता रहा हूं, ये दोनों को फॉर्म फिल करना चाहिए। ये तो खैर करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इनके लिए तो भैया टारगेट इनका यही है कि आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई करना है मुझे, तो दे मस्ट फिल द फॉर्म, इनको तो खैर करना ही करना है। लेकिन दोज एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर बैंक एग्जामिनेशन, दैट इज एसबीआई, आईपीएस, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी जो भी बैंक एग्जाम्स हैं, अगर उसके लिए फेज 1 तैयार अगर लगभग हुआ है या फिर जानते हैं तो उन्हें फॉर्म फिल करना चाहिए। इसलिए,
और 2022 के जो घायल शिकार हैं, मतलब जो भी है घायल बच्चे हैं, जैसे कि जिनका मेंस में थोड़े नंबर से रह गया, अभी कल ही 2 दिन पहले एसबीआई का रिजल्ट आया था, उसमें कुछ बच्चे का 0.1 से रह गया, किसी का फाइनल मेरिट लिस्ट में, उन बच्चों को तो बिल्कुल फॉर्म फिल करना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी का। आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये किनको फॉर्म फिल करना चाहिए? तो इनको फॉर्म फिल करना चाहिए, इनको ही फॉर्म फिल, बिल्कुल जो बिल्कुल अनभिज्ञ उनको नहीं करना चाहिए, कर दीजिए फेज 1। इसलिए मैं सिर्फ आपको इसलिए फॉर्म फिल करना चाहिए कि आपको फेज 1 क्वालिफाई करना है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए दुनिया में आप फेज 1 क्वालिफाई करें, बिकॉज फेज 1 बिल्कुल शुद्ध एकदम आपका सिलेबस है। आप फाइट करें, बिकॉज अगर आप यहां पे अच्छा करेंगे तो आप बाकी के जितने बैंक एग्जाम्स हैं उनके लिए आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे। भाई साहब मैं क्लियर हूं एकदम, ठीक है ना, कि भाई मैं फेज 1 यहां पर अगर यहाँ क्लियर है मेरा फेज 1, दैट मीन्स कि बाकी के मेंस एग्जाम के लिए भी, बैंक के मेंस एग्जाम के लिए तैयार हूँ। और जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए एप्टीट्यूड को केटर करना इस वक्त में बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत करना बहुत जरूरी है। फेज 2 को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। फेज 2 को अच्छे से और भी मजबूती से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं क्या इसमें सजेस्ट करूंगा आपको कि फेज 1 के लिए अपना टारगेट जो आप सेट करें, टारगेट जो सेट करना चाहिए आपको, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 100। ये 100 के आसपास का टारगेट दिमाग में लेके चलें कि इसके आसपास हमें पहुंचना पड़ेगा। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस हमारे पास है जो कि 80 मार्क्स का होगा। इस 80 में से कितना आप टारगेट करेंगे आप। रीजनिंग हमारे पास है जिसमें कि आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव इंग्लिश एंड वी हैव क्वांट्स, ठीक है ना। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। फेज 1 सबसे ज्यादा जद्दोजहद जो कहेंगे ना वो फेज 1 की प्रिपरेशन में है। फेज 1 इज अ बिट टफ, क्योंकि वहां पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि एप्टीट्यूड है और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई और परीक्षाएं हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई मैनेजमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, वो भी इस एग्जाम को उसकी इस एग्जाम के लिए एस्पायर करता है। तो उन तमाम एस्पिरेंट के लिए बोलूंगा मैं कि यार फेज 1 क्वालिफाई करना थोड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। हर एक बैंकर जितने ही बैंकर हैं वो सब इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहेंगे ग्रेड बी के लिए। तो मेरा ये कहना है कि यार देखो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं यहां पर आपके लिए, क्वांट्स और रीजनिंग, जहां से मैं कहूंगा कि आपको 90 मार्क्स होते हैं और ये प्रोमिनेंट सेगमेंट होता है, बिकॉज कैलकुलेशन करके आप स्कोर करते हैं। तो एक दिमाग में स्ट्रेटेजी के तहत यहां रखिएगा कि 90 यहां पे 60 और यहां पे 30, यहां पे 50 प्लस में स्कोर कर सकें आप। दैट मीन्स 50 प्लस में यहां अगर स्कोर करने की क्षमता रखते हैं आप, तो फिर आपके लिए थोड़ा खेल ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहां पे 90 में सिर्फ 50 प्लस, दैट मींस 52, 55 ऐसे कुछ स्कोर और यहां लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है टास्क 100 तक पहुंचना है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं कि यहां 50 प्लस लाना है, ये बहुत इजी नहीं है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, मैंने एक सेशन बना रखा है, हाउ टू स्कोर 40 प्लस इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन फेज 1, कैसे स्कोर कर सकते हैं 40 प्लस। तो सच में 40 प्लस मतलब ऐसा बोल देना इजी है, 40 प्लस कर लो, ऐसा नहीं होता, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़े से स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाई करें कि कहां पे हमें चोट करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत क्रिस्प है, बहुत टू द पॉइंट सिलेबस है, उस सिलेबस को आराम से आप फोड़ सकते हैं अगर सही दिशा में प्रैक्टिस किया जाए। पता हो कि मुझे यही सॉल्व करना है, मुझे यही पढ़ना है, मुझे यही प्रैक्टिस करना है, तो इट विल रियली हेल्प यू टू गेट गुड स्कोर इन रीजनिंग। एटलीस्ट मैं रीजनिंग के बारे में जिम्मेदारी ले सकता हूं, बिकॉज मैं पूरे टाइम यही कर रहा होता हूं। तो आई कैन से कि यहां पे आप 40 के अराउंड 38, 37, 40, 39, 42 ऐसे स्कोर ला सकते हैं आप, इस रेंज में पहुंच सकते हैं यहां पे आप। और बाकी 15 नंबर के आसपास अगर यहां पे दावा कर लें आप, तो क्वांट्स में तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश आपके पास है और जी आपके पास है। तो मैं चाहता हूं 100 टारगेट करके आप प्रिपरेशन करें। और फेज 2 की प्रिपरेशन में पॉइंटर्स का ख्याल खूब रखें आप प्लीज। पॉइंटर्स को जो मैंने पॉइंट आउट, इसलिए मैं इस पूरे पीपीटी में आप देखेंगे पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। और जो एड ऑन्स हैं उस पर जरूर नजर रखिएगा, बिकॉज थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है वो करंट अफेयर्स की तरफ जा रहा है सेकंड पार्ट में, जो आपके पास जनरल टॉपिक्स है उसमें जाके अगर देखें तो, ठीक है। जो एड ऑन्स मैंने बताया है आपको यहाँ पर, वो जो आपका जनरल टॉपिक्स है उसमें, या फिर सेकंड टॉपिक जो आपका था फाइनेंशियल सिस्टम, और उस वाले टॉपिक में देखिएगा तो जो 4 पॉइंट ऐड किए गए उसका पूरा इंक्लिनेशन जो है वो करंट अफेयर्स की तरफ है, मैंने करंट इश्यूज से जुड़ा हुआ है सब। तो वो नए पॉइंटर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको, ताकि वहां से जब सवाल आए तो वहां से आप, क्योंकि नई चीजें ऐड की गई हैं तो वहां पे थोड़ा सा उनका भी ध्यान रहेगा ना कि हाँ ये चीजें पूछी जानी है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी अप्रोच, कैसे किया जाए, कितना टारगेट किया जाए और कहां पे हमें फोकस करना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजिक वीडियोस मिल जाएगा। आपके सेक्शनल मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे शुरुआती दौर में, कि आप रीजनिंग को अलग से आप कुछ 60 क्वेश्चन का सेट सॉल्व कर रहे हो, क्वांट्स का सेट सॉल्व कर रहे हो आप, ये इंडिविजुअली आप जरूर करें यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, लाइक नॉट चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको समझाता हूं कि हम लोगों ने क्या प्लान कर रखा है आपके लिए। एक तो ये बैच हमने प्लान कर रखा है 12 मई से ये बैच स्टार्ट हो जाए क्लासेस, दैट मींस अगर 9 है तो ऑफकोर्स हम समय गंवाएंगे नहीं इसमें। 12 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगे इसमें। आरबीआई टारगेट, आरबीआई ग्रेड बी P2I बैच है, दैट मींस कि फेज 1 टू इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर है। फेज 1 टू इंटरव्यू, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, तमाम बैचेस इन द सेंस तमाम क्लासेस आपकी जो होंगी लाइव होंगी यहाँ पे, और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं। जितने भी लाइव क्लास होंगी उसके रिकॉर्डेड भी रहेंगी, तो अगर आप क्लास नहीं लाइव कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वे में आप कर सकते हैं। क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ May। कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस बैच पे चूंकि आज नोटिफिकेशन है तो इस बैच पे आपको डबल वैलिडिटी रख दिया गया है, डबल वैलिडिटी एक्टिव कर दिया गया है। जो एस्पिरेंट अगर चाहते हैं कि यार मैं तो चलो इस बार फेज 1 देना चाहता हूँ, मुझे फेज 2 जल्दी ही शुरू करना है प्रिपरेशन अगले साल के लिए, ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे ना ऑफ कोर्स, टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी ट्रू एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स डबल वैलिडिटी इसलिए रखा गया है कि जो लोग चाहते हैं कि मैं फेज 2 को अच्छे से पढ़ूं और चौड़े में पढ़ूं, तो वो ऑफ कोर्स इसलिए डबल वैलिडिटी रखा गया है। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। माय रेफरल कोड इज Y188। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस ग्रेड बी बैच। बाकी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक गूगल फॉर्म लगाया गया है, उस गूगल फॉर्म को प्लीज़ जरूर फिल कर दीजिएगा। आपके पास कोई क्वेरी भी हो उसको भी फिल कर दीजिएगा, उसमें विल ट्राई टू कम अप विथ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ योर क्वेरीज, एंड जो भी इसमें पूछा जा रहा है प्लीज़ को फिल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड की गई है, मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस बैच के साथ ना एक टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दिया गया है, बैच में ही ऐड कर दिया गया। टेस्ट सीरीज को लेकर आप जो मैं बताया था कि सेक्शनल मॉक लगाना चाहिए, अभी शुरुआत से ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो वो इसलिए इसमें एक टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दिया गया बैच में। सो यू कैन गो फॉर दिस बैच। ऑफ कोर्स दिस विल बी अ प्रोमिनेंट टीम आपको दिख रही होगी, आपको ये फेज 2 के फैकल्टीज भी दिख रहे होंगे, फेज 2 के फैकल्टीज दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, फेज 1 की टीम दिख रही होगी आपको, तो फेज 1 फेज 2 दोनों की टीम आपको दिख रही है यहाँ पे। यू कैन बेट ऑन इट कि आपके पास ये इंडस्ट्री के मतलब अच्छे टीम है, मतलब बेस्ट टीम कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि फेज 1 की भी अपनी बेस्ट टीम है और आपके फेज 2 और इंटरव्यू के लिए भी बेस्ट टीम यहाँ नजर आ रही है आपको। गो फॉर इट, ठीक है। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको ऐड कर दिया गया उसमें। बाकी कुछ टेस्ट सीरीज हैं, अगर आपको अलग से सिर्फ टेस्ट सीरीज एनरोल करना है तो आप मेरा रेफरल कोड Y188S का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। बाकी गूगल फॉर्म यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में भी दिख रहा है, आप उसमें भी फिल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी बैच को आप एक बार चेकआउट कीजिए, उसका स्टडी प्लान को जरूर पढ़िएगा। स्टडी प्लान बहुत कुछ बताता है बैच के बारे में, किस तरीके से प्लान किया गया है, कौन सी क्लासेस कब होंगी, किस डेट को क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो सब हम अपने बैचेस के स्टडी प्लान में, इस बैच के स्टडी प्लान में आपको प्लेस कर देते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी। That's all from my side. Signing off. Thank you so much. Bye. Take care. Study well. Blessings. And please do learn things gradually, and of course, try hard to get the place in this RBI Grade B examination. Signing off. Thank you. Bye bye. All the best.